नमस्कार। जोहार द भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है। पत्रकार का काम है अच्छे को अच्छा कहना और बुरे को बुरा कहना। आज दो खुशखबरी आपके साथ साझा करेंगे। आप अगर झारखंड के रहने वाले हैं तो ये दोनों चीजें आपको प्रभावित करने वाली हैं। और सबसे पहले हम दो लोगों की तारीफ करने वाले हैं और साथ में तारीफ करने वाले हैं उनके कप्तान की। पहले शख्स राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी। इरफान अंसारी की तारीफ इसलिए क्योंकि इरफान अंसारी ने झारखंड की जरूरत को समझा। आपने अक्सर वो वीडियो देखा होगा जिस वीडियो में आपको दिखता होगा कि रिम्स में ये गड़बड़, रिम्स में वो गड़बड़, रिम्स में फलाना, रिम्स में ठिकाना, बहुत सारी समस्याएं। और उसका कारण क्या था? कारण यह है कि झारखंड में मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल सरकारी अपने तरह का रिम्स इकलौता हो जाता है। उस अस्पताल पर बोझ बहुत ज्यादा हो जाता है। झारखंड की जनसंख्या जो अब 3.5 करोड़ को भी क्रॉस कर चुकी है, सिर्फ अकेला रिम्स उनका बोझ नहीं उठा पा रहा है। तो जाहिर सी बात है एक रिम्स जैसे और अस्पताल की जरूरत है। और अच्छी बात यह है कि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने स्वास्थ्य सचिव के साथ आज निरीक्षण किया कांके के सुकरहुट्टू में रिम्स फेज 2 बनाने के स्थल का। कई दिशा निर्देश भी दिए और वहां पर रिम्स फेज 2 बनाने की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। बहुत जल्द इसका शिलान्यास भी होगा। कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्री इरफान अंसारी ने बताया कि रिम्स फेज 2 जो है वो बहुत जल्द शिलान्यास होगा रिम्स फेज 2 का। तो एक बार सुनिए कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्री इरफान अंसारी क्या कह रहे हैं इसे लेकर। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल निर्देश दिया था विभाग को कि जो हमारा पुराना रिम्स है उसको ग्रेटर रिम्स बनाया जाए। और झारखंड को आज मैंने नई सौगात दिया है रिम्स 2 का। आज हम गए थे, सर्वे किया, निरीक्षण किया, सारे पदाधिकारी गए और हमें लगता है कि 10 से 15 दिन में लेआउट बनकर तैयार हो जाएगा और भव्य शिलान्यास होगा। आज का दिन ऐतिहासिक है झारखंड के स्वास्थ्य के क्षेत्र में। ये हमें लगता है कि काफी सराहनीय कदम है। तो तमाम लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, सभी लोगों को आगे आना चाहिए। और मैं आप मीडिया के माध्यम से कहूंगा कि रिम्स को लेकर बार बार आप लोग जो दिखाते हैं छवि, 10-10 हजार लोग वहां आते हैं, पेशेंट भी आते हैं और दूसरे स्टेट से भी आते हैं और उनके परिवारजन भी आते हैं, वहीं पे रहते हैं। एक ही रिम्स है और 10,000 में एक मीडिया कैमरा चला जाएगा और दिखा देगा, जो बोलना है बोलवा लो, और मीडिया में चलता भी है। मैं बार बार कहना चाहता हूँ ये मत चलाइए। अगर कोई खामियां है तो मुझसे बात कीजिए ना। 24 घंटा मैं जगह रहता हूँ, अभी सो भी नहीं रहा हूँ जब से मंत्री बना हूँ। 4-4 मोबाइल हुए, एक-एक लोगों का फोन अटेंड करता हूँ, लोगों की समस्या का समाधान करता हूँ ताकि स्वास्थ्य में जो खामियां हैं इसको हम ठीक कर सके। तो आप लोगों से भी आग्रह करेंगे, कहीं लगता है कि नहीं कोई व्यवस्था में लैप्सेस है तो यू फर्स्ट इन्फॉर्म मी, मुझे बताइए। मैं नहीं ठीक करूंगा तो ना बताइएगा। अब आप मीडिया में चलाते लोग क्या गहरा खराब इससे खराब मैसेज आता है और प्राइवेट हॉस्पिटल को इसका मन बढ़ जाता है। इसको रोकना है हमको। तो ये पहली अच्छी खबर थी जो हमने आपको बता दी। अब दूसरी अच्छी खबर यह है कि राज्य के नगर विकास और पर्यटन मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू ने कैबिनेट की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत की। उन्होंने बताया कि एक प्रतिनिधिमंडल स्पेन गया, वर्ल्ड टूरिज्म में क्या नया चल रहा है उसको समझने के लिए स्पेन का दौरा कर रही है। अच्छी चीज यह है कि झारखंड में जिस चीज की जरूरत है वो झारखंड की अब मंत्री उस चीज को समझ रहे हैं। झारखंड की सबसे बड़ी ताकत यहां की संस्कृति है, हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारा इतिहास है। अगर पर्यटन विभाग के प्लान को आप समझें तो अगर आप रांची से खूंटी जाएंगे, भगवान बिरसा के गांव उलियातू जाएंगे, पूरे रास्ते आपको भगवान बिरसा का संघर्ष दिखेगा। यह प्लान किया गया है कि रोड के किनारे सोराय पेंटिंग, पोस्टर से भगवान बिरसा की जीवनी प्रदर्शित की जाएगी। इतना ही नहीं, साथ ही झारखंड आंदोलन भी दिखाया जाएगा, झारखंड का इतिहास भी दिखाया जाएगा। माइनिंग टूरिज्म यानी वो खदान जो अब बंद कर दिए गए हैं, कोयले की खदानें कैसी होती है, हम झारखंड वासियों ने तो इसे देखा है, लेकिन जो बाहर के लोग हैं उनके लिए बड़ा कौतूहल भरा होता है। तो उसकी तैयारी कर रही है राज्य सरकार।
आयरन ओर निकलता है तो वो कैसा होता है, कैसा होता है? अबरक की खदानें कैसी होती है, कैसी होती है? जो एल्यूमिनियम की जो खदानें होती हैं, एल्यूमिनियम जिससे बनता है, तो उसकी खदानें कैसी होती हैं? तो माइनिंग टूरिज्म के लिए भी सरकार तैयारी कर रही है। एक अच्छा विजन है और इसकी तारीफ होनी चाहिए। तो सुदिव्य कुमार सोनू जो मंत्री है विभाग के, उन्होंने क्या कहा कैबिनेट की बैठक के बाद, वो भी आप सुन लीजिए। हर व्यक्ति किसी भी कार्यभार पर जो होता है तो अपनी भूमिका के बेहतर निर्वहन का प्रयास करता है। मैं भी बेहतर निर्वहन का प्रयास कर रहा हूँ और मैं ये करता हूँ कि झारखंड में पर्यटन आने वाले दिनों में एक नए तेवर के साथ देखा और पहचाना जाएगा और राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र में झारखंड का भी स्थान है। सर विभाग से टीम स्पेन भी गई है सर, क्या वहाँ एनालिसिस होगा? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टूरिज्म के क्षेत्र में नई उपलब्धियां, नई तकनीकें, नए तौर तरीके, इन तमाम चीज़ों को देखने के लिए हमारे सेक्रेटरी के नेतृत्व में एक टीम स्पेन के मैड्रिड गई है, जहां पर कि इंटरनेशनल टूरिज्म फेस्टिवल चल रहा है। और हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे अधिकारी वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टूरिज्म के डेवलपमेंट की जितनी चल रही योजनाओं का आकलन करके लौटेंगे और उनकी इस अध्ययन यात्रा का लाभ इस राज्य को मिलेगा। निदान सर्वे क्या है नगर विकास विभाग के जरिए, क्या फायदा इससे विभाग को और लोगों को होगा? देखिए, दो चीज़ें स्पष्ट थीं कि रांची नगर निगम के रिव्यू में मुझको यह प्रतीत हुआ कि रांची नगर निगम में जो अहर्ता रखने वाले मकान थे वो होल्डिंग से वंचित हैं या वो लोगों ने सरकार को होल्डिंग टैक्स नहीं दिया। ड्रोन लिडार सर्वे हमारे पास एक डैशबोर्ड पर पूरे निगम क्षेत्र में बन रहे तमाम मकानों की अद्यतन स्थिति की जानकारी देगा और एक ही डैशबोर्ड से प्रशासक इस बात को देख सकेंगे कि एक महीने के अंदर में या पिछले कुछ दिनों के अंदर में कहाँ पर निर्माण का कार्य शुरू हुआ है और अगर वह निर्माण का कार्य नगर निगम के नक्शे और नगर निगम की अनुमति के अनुरूप है तब तो ठीक है और नहीं है तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी। तो एक डिजिटली डॉक्यूमेंट रेडी करने के लिए हम लोग राज्य की 49 ULBs में ड्रोन लिडार सर्वे कराकर एक डिजिटल डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हैं कि कल प्रशासन के मुद्दे पर, टैक्स के कर के आरोपण के मुद्दे पर हमारे पास तथ्यात्मक दस्तावेज हों जिस आधार पर हम होल्डिंग टैक्स का निर्धारण कर सकें और वसूली कर सकें। तो ये दो चीजें आपके सामने आ गई। अब एक तीसरी चीज आपको बताते हैं। तीसरी चीज ये है कि राज्य के जो भू राजस्व मंत्री ने आज एक बैठक की, दीपक बिरुआ की इस बैठक में कुछ चीजें जो निकल करके आई वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, दीपक बिरुआ ने NIC को निर्देशित किया है कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाए जिसमें डीड नंबर की जो हेराफेरी है ना उस पर लगाम लग जाए। उन्होंने बताया कि भाई जमीन से रिलेटेड इतनी सारी परेशानियां आ रही हैं, तो इसके समाधान के लिए उन्होंने फर्जी डीड पर लगाम लगाने के लिए एक सॉफ्टवेयर तैयार करने को कहा है। उन्होंने कहा कि डीड के आगे और पीछे एक यूनिक नंबर लगा करके और डीड को दोबारा अप्लाई कर देते हैं जिससे गड़बड़ी हो जाती है। तो NIC को उन्होंने निर्देशित किया है कि भाई कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बनाइए कि डीड की ये जो गड़बड़ी है, जो फर्जी डीड बनती है, उस पर रोक लग सके। इसलिए ना NIC के सॉफ्टवेयर में भी चेंजेस लाया जाए जिससे कि वो पकड़ा जा सके। देखिए, जो निश्चित अवधि रहता है 30 दिन का, 90 दिन का, माने रिजेक्शन के बाद फिर से रीअपील क्यों हो रहा है, इसी पे तो हमने टास्क दिया है। क्या क्या गड़बड़ी उसमें आपके पास आया? ये बहुत सारी गड़बड़ी है। अभी चूंकि ये इतना साल का मामला है, ये एक साथ में सुधार नहीं होगा। हमने प्रयास किया इस पे सुधार लाने का, इसलिए स्पेशल इंस्ट्रक्शन NIC का सॉफ्टवेयर में भी इसमें अपडेट किया जाए ऐसा जिससे कि चोरी पकड़ाया जाए। ये हम लोग चोरी क्या क्या सामने आया? चोरी क्या क्या है? ये कहना क्या है ना, अपीलीय पदाधिकारी के पास अपील बहुत कम है। कारण क्या है, जब CO रिजेक्शन करता है तो अपील पदाधिकारी या DC के पास अपील जाना चाहिए था, लेकिन अपील क्यों नहीं होता है उसके पीछे कारण क्या है? विलम्ब जो 30 दिन के अंदर यदि ऑब्जेक्शन नहीं है तो फिर डिस्पोजल हो जाना चाहिए, क्यों नहीं होता? यही हमने टास्क दिया है। इसलिए आपको लग रहा है दो चीज की लेन देन लेके मामला क्लियर हो जा रहा है। हाँ, इसीलिए ये सब चीजें आ रहा है। इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि सभी लोगों को पता चले कि इसमें क्या ऑब्जेक्शन हुआ है, ताकि उसका निष्पादन सही तरीके से हो और भ्रष्टाचार कम। अच्छा, इसलिए हमने निचले स्तर से शुरू किया है।
अभी इतना बड़ा लैंड का मामला पूरे राज्य का है, इसको अभी समझना पड़ेगा, तब जो है ना कोई ऐसा ठोस कार्रवाई करना होगा जिससे सारा चीज का समाधान हो और पारदर्शिता बना रहे। उन्होंने कहा कि जो फर्जी डीड के माध्यम से जो भ्रष्टाचार हो रहा है ये बड़ा चिंता करने वाला, चिंतित माहौल है। कोई व्यक्ति डीड के लिए अप्लाई करता है तो उस व्यक्ति को डीड का एक यूनिक नंबर मिलता है, फिर उसमें छोटी मोटी खामियां निकालकर डीड को कैंसिल कर दिया जाता है। उसका कुछ दिन बाद दोबारा से संबंधित व्यक्ति से उसी डीड नंबर को उसके आगे पीछे यूनिक नंबर लगाकर दोबारा डीड अप्लाई करवाया जाता है और इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। इसके चक्कर में म्यूटेशन के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि एक ही जमीन के लिए दोबारा डीड अप्लाई अगर कोई करता है तो इस पर लगाम लगना चाहिए। एनआईसी को बोला कि आप मजबूत सॉफ्टवेयर तैयार कीजिए और उन्होंने कहा कि भाई जो आदिवासी मूलवासी हैं तो जो बिचौलिए हैं उस जमीन का फायदा उठा ले रहे, उनको बरगला के वो जमीन जो है उसमें खेला करते रहे। तो उन्होंने आदिवासियों मूलवासियों से भी अपील की कि जमीन का जो खेला है उसके चक्कर में मत पड़िए, आप अपना दिमाग लगाइए। तो दीपक बिरुआ ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। उन्होंने कहा कि भाई आपके पुरखों की जमीन है, पुरखों की जमीन का सही इस्तेमाल कीजिए। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि भाई पुरखों की जमीन का आप सही इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये 3 अच्छी खबरें आप लोगों के लिए हमने खोजा है ताकि आपके दिन की शुरुआत अच्छी है। नमस्कार, जोहार।